फिर स्टार्ट करते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट पहला, अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्दी आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको बहुत जरूरत थी। दूसरा, इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस यू डोंट कंट्रोल योर मनी। तीसरा, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क until you die। अगर तू सोते सोते भी पैसे नहीं कमा पा रहा तो तुझे पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। दुनिया के 4 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में उसका नाम आया पिछले 20 साल से, कभी रैंक 1, कभी रैंक 2, कभी रैंक 3, कभी रैंक 4। 2008 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन पिछले 50 साल से उसी मकान में रह रहा है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, मिलता नहीं है किसी से। एक बार बोली लगाई गई, मैं लंच करूंगा वॉरेन बफेट के साथ, और उसके लिए उन्हें 35 करोड़ रुपए दिए गए, और वॉरेन बफेट ने वो पैसे खुशी खुशी लिए और दान में दे दिए, और सोचे कि तो बहुत अच्छा तरीका है, वो मेरे से लंच करना चाहते हैं, मैं पैसे दान में दे दूंगा, दूसरों की जिंदगी बदल जाएगी, मेरे पास तो है पैसे। 1970s की बात कर रहा हूँ। उस टाइम जब वो कोई स्टॉक खरीद लेते थे, तब फिर अगले दिन ही उसका भाव 10% बढ़ जाता था। नेब्रास्का वो स्टेट है सेंट्रल यूएस के अंदर, उसके अंदर उनका एक दोस्त रहता था जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर दिया था, और उस नेब्रास्का के दोस्त ने वॉरेन बफेट को ईमेल करते हुए कहा कि आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो, उसमें कोई कमी रहेगी है क्या? तो फिर पहली बार वॉरेन बफेट ने उस ईमेल का रिप्लाई देते हुए कहा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट इसलिए नहीं खरीदता, इसलिए नहीं खरीदता, इसलिए नहीं खरीदता, बहुत सारे कारण लिख दिए, और उसके साथ नेब्रास्का की जो फुटबॉल टीम थी जो कि बहुत बेकार थी, उसके साथ भी उसे कंपेयर कर दिया। उन्होंने रिप्लाई तो कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने उस ईमेल को ट्रैक करके निकाल लिया और उस ईमेल को पढ़ा और कहा कि इस ईमेल से तो हमें बहुत कुछ पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। और बाद में वो ईमेल वॉल स्ट्रीट जर्नल के अखबार में छप गई। इन्हें बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा कि मेरी प्राइवेट ईमेल पहली बार लिखी थी, सरकार ने ट्रैक करके निकाल कर न्यूज़पेपर में छपवा दी। वो आखिरी दिन था। इसके बाद उन्होंने किसी को ईमेल का रिप्लाई ना ईमेल करी। इन्हें इस बात का दुख नहीं था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की निंदा करी, इन्हें इस बात का दुख था कि मैं नेब्रास्का नाम के स्टेट में रहता हूँ, उसमें छोटा सा शहर है ओमाहा, लेकिन मैंने नेब्रास्का की फुटबॉल टीम की बेइज्जती की है। ऐसा ना हो जाए मुझे यहाँ से घर छोड़ना पड़ जाए। जब ये एनुअल लेटर्स भेजते हैं अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को, तो पूरी यूनिवर्सिटी साथ में बैठकर उस एनुअल लेटर को पढ़ती है कि भाई वॉरेन बफेट ने लेटर भेजा, क्या लिखा होगा इसमें। 63 कंपनी है आज वॉरेन बफेट के पास, और वो हर साल हर कंपनी के सीईओ को एक एनुअल लेटर भेजते हैं, और उस एनुअल लेटर में लिखा होता है कि ये तुम्हारा है गोल, ये इसको अचीव करके दिखाओ, ये है तुम्हारा केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। बफेट कभी भी मीटिंग नहीं करते हैं, 10-10 12 घंटे तो ये रोज पढ़ते हैं डेली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में गए थे एक बार एडमिशन के लिए, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वॉरेन बफेट की केस स्टडीज सिखा रहा है। उस समय पढ़ने नहीं दिया था। बचपन में इनके खून के अंदर बिजनेस घुस गया। इन्हें पता चल गया कि अमीर तो बहुत बनने वाला हूँ। 6 साल की उम्र में रिसर्च करने चले गए दुकान के बाहर। अरे कौन सी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ज्यादा है, अरे इसका ढक्कन उसका ढक्कन। बाद में इन्हें पता चला कि कोका कोला के ढक्कन सबसे ज्यादा है, तो वहीं से इन्होंने धंधा शुरू कर दिया।
6 कैन कोका कोला के 25 सेंट में खरीदता, 30 सेंट में बेच देता, 25 सेंट में खरीदता, 30 सेंट में बेच देता। हर रोज 5 सेंट बचता है। 6 साल की उम्र में जब बच्चे कंचे खेल रहे हैं, इन्होंने धंधा शुरू कर दिया। एक बात अच्छे से सुन लेना कि जो दुनिया के 100 सबसे ज्यादा अरबपति लोग हैं, उसमें से 80% खुद के पैसों से अमीर बने हैं, अपने माँ बाप के पैसों से नहीं। और वो लोगों को अच्छी एडवाइस भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड से दूर रहना। पैसों ने आदमी को नहीं बनाया, आदमियों ने पैसे को बनाया है, इसको याद रखना। 11 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। इनके पिता ने इन्हें गाइड किया था, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। एक सिटी सर्विस शेयर के नाम से स्टॉक हुआ करता था, उसे इन्होंने $38 के भाव से खरीद लिया। फिर वो नीचे गिर गया। इन्हें चिंता हो गई, अरे नीचे गिर गया, बैठा रहा टाइट। और जब वो $28 से $40 पहुंचा, तब उसे जाकर बेच दिया। और फिर कुछ दिनों बाद वो $200 का हो गया। इन्होंने सोचा, मैंने तो $2 कमाए थे, ये तो $200 का हो गया, बहुत कमा सकता था। बहुत परेशान हुए, लेकिन इन्हें एक चीज सीखने को मिली कि किसी कंपनी को ग्रो होने में टाइम लगेगा। मैंने वेट नहीं करा। 16 साल की उम्र में जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये बाइंग स्टॉक्स खेल रहे थे। 16 साल की उम्र में $53,000 कमा चुके थे। कभी गाड़ियां धोते थे, कभी पुराने गोल्फ बॉल को रिफर्बिश करके बेचते थे, कभी वॉशिंगटन पोस्ट, जो वहां का सबसे फेमस अखबार था, उसे बेचते थे। $175 कमाते थे रोज। अपने उस टाइम के टीचर से भी ज्यादा कमाते थे। कुछ दिनों बाद उनके पिता ने कहा कि जा वॉर्टन में पढ़ के आ, सबसे बढ़िया बिजनेस कॉलेज। वो गए पढ़ने, कुछ दिन पढ़े और छोड़कर आ गए। अपने माता पिता को कहा कि इस टीचर से ज्यादा तो मेरे को पता है, बहुत पढ़ने में बहुत तेज थी ये। जितना टीचर कमाता उससे ज्यादा पहले कमा लेते थे। जितना टीचर सिखाता उससे 4 कदम आगे चल रहते थे। वाह। 17 साल की उम्र में एक बार बाल कटाने गए और फिर इन्होंने नाई से बोला कि बढ़िया से बाल काट दे। तो नाई ने बोला कि अभी 3 लोग बैठे हैं, रुक, वेट कर। जब उनकी बारी भी खत्म हो जाएगी, उनके बाल भी कट जाएंगे, तब तेरी बारी आएगी। तो इनको पता चला कि लोगों को वेट करना पड़ता है। तो फिर इनको एक और बिजनेस आइडिया आया, एक पिन बॉल गेम का। $25 की मशीन ली, उसे नाई की दुकान पर इंस्टॉल कर दिया और कहा नाई से कि इसमें तेरा कोई रिस्क नहीं है, पैसे मेरे लगेंगे, इससे तेरा फायदा होएगा कि लोग तेरी दुकान पर ज्यादा आएंगे बाल कटाने। उसमें 5 सेंट्स डालने होते थे, 20 बॉल्स मिलती थी। अब लोगों को अच्छा लगने लगा कि हाँ, तो अब गेम भी मिलने शुरू हो गया। अब यही बाल कटवाएंगे, बाल भी कट जाएंगे, गेम भी खेलने को मिल जाएगा। धीरे धीरे इन्होंने वॉशिंगटन डीसी के सारे सैलून्स पर ये गेम इंस्टॉल कर दी और फिर 1 साल बाद उस बिजनेस को $1,000 में बेच दिया। $25 से $1,000। एक बार एक कहानी सुना तो बढ़िया, बिल्कुल छक्का सी। एक बार इनके दादाजी ने भी इनको काम पे लगाया था। उनकी राशन की दुकान थी, सामान इधर से उधर रखना था। तो इन दादाजी ने वॉरेन बफेट से कहा कि ले अपने दोस्त को साथ में काम कर लियो, तेरे को पैसा दे दूंगा। तो फिर वॉरेन बफेट अपने दोस्त को ले आए
और दादी ने कहा कि सामान को इधर से उधर रख, उधर से इधर रख। इन्होंने बहुत काम करा, हाथ सूज गए। और जब काम कंप्लीट हुआ, दादाजी ने 90 सेंट पकड़ा दिए, ये लो तुम्हारा रुपया। और जब दादाजी गए तो फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ 90 सेंट्स, हमने इतना काम करा, फिर भी 90 सेंट्स बांटने को दे दिए। 90 सेंट्स का आधा तो 45 सेंट्स होता है, ये कोई पैसा होता है? पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बनाया और 90 सेंट्स पकड़ा दिए। ये कहते हैं कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूँ, मैं एक अच्छा इन्वेस्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ। रिस्क खत्म हो जाता है जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किस पे पैसे लगा रहे हो। रिस्क तो उन लोगों को होता है जिनको पता ही नहीं होता कि वो किस पे पैसा लगा रहे हैं। ये जीनियस नहीं, जीनियस तो है ही, लेकिन जनरस भी बहुत है। जनरस तो इतने हैं कि ये कहते हैं कि मुझे 100% में से 1% ही खुद पे खर्च करना है, 99% खुद दूसरों को दे देना है। मेरे को वही खाना है, $3 का ब्रेकफास्ट। इन्होंने अपनी जिंदगी में $3 से ऊपर का ब्रेकफास्ट करा ही नहीं है। ये 99% तो दूसरों को डोनेट कर देते हैं। इतना डोनेशन, इतना चैरिटी डाली है, $37 बिलियन। समझ रहे हो? कोविड की जो आज वैक्सीन आई है उसमें वॉरेन बफेट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ये अब बच्चों को पैसा देने में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ही कमा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो कुछ करे ही ना। अमेरिका में इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है खुद बाराक ओबामा ने। जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है, वैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है, वो भी बाराक ओबामा ने दिया है वॉरेन बफेट को, ये कहकर कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, ना कि आप सबसे अमीर हो, आप सबसे एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड भी हो। ये बहुत लॉयल भी रहते हैं, जो कपड़े पहन लिए वही अलग अलग दिन चेंज करके पहनते हैं। एक बार चाइना गए थे ये, वहां पर मैडम ली हुआ करती थी, लोकल टेलर होती थी, किसान की बेटी थी, उतना पैसे वाली नहीं थी। उस मैडम ली ने वॉरेन बफेट को होटल में जाते हुए देख लिया और वॉरेन बफेट मैडम ली के लिए इंस्पिरेशन थे। तो फिर कैसे भी करके मैडम ली ने अपने दो बंदों को रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट लेकर वॉरेन बफेट के कमरे तक भेज दिया। दोनों लड़के वॉरेन बफेट के घर के कमरे के अंदर घुसे, घंटी बजाकर, और नाप देखने लगे, चेस्ट का नाप, सर का नाप, गर्दन का नाप। और जब वॉरेन बफेट को समझ आता तब वो लड़के कहने लगे सूट का कलर, सूट चूज कर लो। वॉरेन बफेट ने सूट चूज कर लिया और फिर अगले दिन मैडम ली एक बढ़िया सी डिजाइनर शर्ट लेकर आई। वॉरेन बफेट ने कहा कि इतनी बढ़िया टी शर्ट ऐसी और 2 बना दो, वैसे कितने पैसे लोगे आप? तो वो तब तक चली गई थी। और अगले दिन वो 2 की जगह 20 टी शर्ट ले आई, इतनी मस्त, वॉरेन बफेट को गिफ्ट कर दी। उसका 1 भी रुपया नहीं लिया। वॉरेन बफेट कह रहे कि तुम मेरे से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हो, लेकिन वॉरेन बफेट ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें प्रमोट बहुत करा, बहुत। और आज बिल गेट्स के भी सूट मैडम ली ही बनाती है। पिछले 20 साल से वॉरेन बफेट
वही 20 सूट्स अलग अलग दिन चेंज करके पहनते हैं। ये अपनी आदतों के साथ लॉयल है, सेम ब्रेकफास्ट करते हैं, वही 20 सूट्स पहनते हैं, 50 साल से वही कार चला रहे हैं, उसी मकान में रह रहे हैं 50 साल से, और इनके पास सैमसंग का वो जो फ्लिप वाला फोन होता है वही है पुराना। एप्पल में इनके काफी शेयर्स है, ये एप्पल के 5.5% के मालिक है। तो एप्पल के सीईओ ने इनको कॉल पे बोला कि मैं आता हूँ तुम्हारे पास, और बोला कि तुम हमारी कंपनी के मालिक हो, कम से कम हमारा फोन तो यूज कर लो, ये पुराना फोन क्यों यूज कर रहे हो। फिर वो आया एप्पल के सीईओ, फिर उसने रिसेंटली दिया आईफोन उन्हें, रिसेंटली वॉरेन बफेट ने नई सिम डाल दी, उसमें सैमसंग वाला चल रहा है, नई सिम डाल दी, और वो सीईओ ने बोला कि अरे मैं सिखा दूंगा तुम्हें कैसे चलाना है। वॉरेन बफेट ने बोला नहीं, मेरे को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इंटरनेट वैसे चलाता ही नहीं हूँ, मेरे को बस फोन कॉल करनी होती है और रिसीव करनी होती है, मैं इसके लिए रख रहा हूँ ये आईफोन। 91 साल के हो जाएंगे 30 अगस्त को, इतने बुढ़े हैं लेकिन इतने एक्टिव है। बिल गेट्स तो ये कहते हैं कि इनके अंदर 30 साल के लड़के की शार्पनेस है, 10 साल लड़के की मुस्कुराहट है, मिस्टीरियस माइंड, हाहा, और 6 साल के बच्चे की खाने पीने की आदतें हैं। ये कहते हैं कि मैं 6 साल के बच्चे की आदत क्यों रखता हूँ, क्योंकि 6 साल के बच्चे का डेथ रेट सबसे कम है, इसलिए खाओ पियो ऐश मारो और रोज इन्हें आधा घंटा वर्कआउट तो करना ही है। एक कहानी बताता हूँ मजेदार सी। बिल गेट्स की जो माँ थी ना, मैरी गेट्स, उन्होंने अपने घर पे एक इवेंट रखा था, तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया और उसने कहा कि मैं अपने एक दोस्त वॉरेन बफेट को भी साथ में ले आ रहा हूँ। तो फिर वो वॉरेन बफेट को समझाने लगा कि तेरे को बिल गेट्स से मिलाऊंगा, बिल गेट्स से इवेंट पे, और वॉरेन बफेट कह रहे कि हट, बिल गेट्स आईटी का आदमी, उससे कौन बात करेगा। और दूसरी तरफ माँ बिल गेट्स को समझाने लग रही थी तेरे को वॉरेन बफेट से मिलवाऊंगे, वॉरेन बफेट से मिलवाऊंगे। बिल गेट्स ने बोला कि ये तो सिर्फ पीए रेशियो डिस्कस करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेगा, हमारे बनेगी नहीं, दोनों अलग आदमी थे। ये दोनों समझाने में लग रहे कि मिलवाते हैं। तो जब वो मिले तो फिर वॉरेन बफेट ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा बिल गेट्स से कि अगर तेरे को मैं एक और आईटी कंपनी बनाने का दूं और तेरी माइक्रोसॉफ्ट खत्म तो नई कंपनी कहाँ से चालू करेगा। तेरे को अगर मैं एक देश में कंपनी बनाने को दूं तो तू कैसे बनाएगा। तो वही बिल गेट्स से पूछा आपकी फेवरेट ऑथर कौन सा है, फेवरेट किताब कौन सी है, फेवरेट न्यूज़पेपर कौन सा है। तो इतना मजा आया, आधे घंटे की मीटिंग थी, 10 घंटे चली गई, इतना मजा आ रहा था उन्हें। तो ये दोनों शॉपिंग के भी दोस्त हो गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के भी दोस्त हो गए, ताश के भी दोस्त हो गए। और आज बिल गेट्स के मोबाइल में सिर्फ 2 स्पीड डायल नंबर्स है, एक तो वॉरेन बफेट का और दूसरा उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स का। और आज एक ऐसा भी दिन नहीं गया है जब इन दोनों ने बातें नहीं करी हो फोन पर। बिल गेट्स का कहना है कि वॉरेन बफेट ने मुझे 2 चीज़ों सीखने में बहुत मदद करी, एक तो लाइफ टाइम लाफिंग और दूसरा लाइफ टाइम लर्निंग। वॉरेन बफेट के एक गुरु भी थे, बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया के एक प्रोफेसर थे। ये वाटन छोड़ के कोलंबिया गए क्योंकि बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत मास्टरी थी। बेंजामिन ग्राहम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर भी थे जो शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाते थे। और वॉरेन बफेट एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जो A+ रेटिंग लाते थे, उनकी हर एक क्लास को ध्यान से अटेंड करते थे।
और बोला कि मैं अकेले नौकरी करना चाहता हूँ। बेंजामिन ग्राहम ने बोला नहीं तो मैं नहीं रखूंगा, मैं उन लड़कों को रखता हूँ जिनको कोई नौकरी नहीं रखता, ज्यूइश लड़कों को। वॉरेन बफेट ने बोला कि अच्छा फ्री में रख लो। उन्होंने बोला नहीं 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 तो नहीं। वॉरेन बफेट ने पीछे पड़े रहे कि मैं पहुंच जाऊं, मैं उनकी नौकरी में आ जाऊं। तो फिर एक टाइम ऐसा आया जब बेंजामिन ग्राहम मान गए, अच्छा आजा। और फिर वो वहां से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। न्यूयॉर्क आकर बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करने लगे। सारे स्टैंडर्ड्स और पुअर्स के रिपोर्ट्स देखना, P&L को समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को समझना। इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। वॉरेन बफेट तो बहुत सीख रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इन दोनों के थ्योरीज में फर्क आ गया। बेंजामिन ग्राहम कहते थे कि बस बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखो और बैलेंस शीट देखो, बहुत है, कंपनी इससे पता चल जाएगा कंपनी चल रही है कि नहीं। और वॉरेन बफेट कहते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मैन पावर भी देखनी है, मुझे लीडरशिप भी देखनी है। वॉरेन बफेट का कहना है कि हमें परफॉर्मिंग बिजनेस नहीं देखना, हमको क्वालिटी बिजनेस भी देखना है जो आगे तक चलेगा। बेंजामिन ग्राहम का क्या कहते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड और नंबर देखो, इस बहुत है, इससे पता चल जाएगा कंपनी चल रही है या नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड के साथ क्वालिटेटिव अप्रोच भी। उनकी मैन पावर कैसे है, उनका बिजनेस कैसा है, कंपनी में जाओ, लीडरशिप से मिलकर आओ, इकोनॉमिक मोड कैसा है, कंपटीशन कैसा है, लोकेशन कैसी है, बिजनेस मॉडल देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखो। यहाँ पर इनके झगड़े बढ़ने लगे और आपको तो पता ही होगा कि वॉरेन बफेट बाद में जाकर बहुत सक्सेसफुल हुए। झगड़े बहुत बढ़ने लगे। फिर बाद में वापस वॉरेन बफेट कोलंबिया छोड़कर ओमाहा वापस आ गए और ओमाहा में आकर उन्होंने मकान लिया और वो 50 साल से उसी मकान में रह रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ ताकि उनको भी वॉरेन बफेट की स्टोरी पता चल सके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल